तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशन में। रोज की तरह आज फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए। आज हमारी कोपाइटेट रेट की थ्योरी क्लास, जो कि 6 क्लास हो चुकी है, यानी 6वीं क्लास चल रही है, जिसमें आज हम दूसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, अपने चैप्टर को पढ़ते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चंस जो बनेंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, तो जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो डलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो आज के हम टॉपिक्स जो हैं वो अपने बोर्ड पर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे पास हमारा बोर्ड पे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आ चुके हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा वही है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे आईटीआई कोपर ट्रेड में। तो इन क्वेश्चनों के साथ साथ इन पीडीएफ्स जो हैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप मुझे कमेंट में बोल देना, तो मैं इन नोट्सों को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी मैं भेज सकता हूँ, तो मुझे हाई कर देना और मुझे नंबर बता देना, मैं कमेंट में बता देना, इसके बाद मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, है ना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में क्या लिखा है देखिए। कंप्यूटर एक तीव्र कंप्यूटर एक तीव्र सत्य सही परिणाम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि हमने पहले ही चैप्टर में पहले ही वीडियो में बात की थी। ठीक है, वही चीज़ लिखी है यहाँ पर। जो संग्रहण किए गए डाटा के आधार पर या यूजर से प्राप्त डाटा की बीजगणितीय तर्क क्रियाओं कर आउटपुट प्रदान करती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है और वही चीज़ है जो हमने पहले बात की है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में बात की थी, इसी के बारे में, है ना। अब बात करते हैं, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के एक मृत मशीन है। लिखा है कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के एक मृत मशीन या डेड मशीन है। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए हमें आदेश देने पड़ते हैं। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए हमें क्या देने पड़ते हैं? आदेश या कमांड देने पड़ती है। ठीक है, ठीक है। आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। क्या आदेशों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। भाई बात की थी, प्रोग्राम होते हैं, देखो, एक तो सॉफ्टवेयर होते हैं और एक हार्डवेयर होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम प्रोग्राम कहते हैं, हार्डवेयर जो होते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाता है। मतलब एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाया, जैसे कि हम बात करें कि एमएस वर्ड की बात करें तो ये भी प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि इसमें अपन प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, लेकिन इसमें अपन क्या वर्ड का जितना भी कार्य होता है कि लेटर टाइप कर सकते हैं, लेटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें लिखा है कि एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, या कई प्रोग्राम मिलकर एक कार्य को संपादित करते हैं, या फिर बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर एक कई कार्यों को संपादित कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्य को संपादित कर सकते हैं। प्रोग्रामों का यह समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखो बात आ गई भाई, इन सभी प्रोग्रामों का जो प्रोग्राम जो बनते हैं, इन समूह को क्या कहते हैं? अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें डोज, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। देखो, ये पिछले अध्याय में मैंने बताया है
कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, इसमें भी मैं बता देता हूँ क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि किसी निश्चित कार्य को करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम की कमांड को रखते हैं, ठीक है। ये क्या है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके इंटरनल मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं विंडोज़ के बारे में बात करते हैं, तो विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डोस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और वहीं हम बात करें एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस के बारे में, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के रूप में रोम में संग्रहित होते हैं, यानी कि रोम के बारे में बात चले रीड ओनली मेमोरी में, किसमें, रीड ओनली मेमोरी। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के रूप में रोम में संग्रहित होते हैं फार्मवेयर कहलाते हैं, फार्मवेयर कहलाते हैं। अब बात करते हैं फार्मवेयर क्या होते हैं भाई। फार्मवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रोम के इंटरनल मेमोरी जो होती है उसमें स्टोर होते हैं। इन्हें अपन क्या करते हैं, इन्हें मिटा नहीं सकते, ठीक है, डिलीट नहीं करते, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी में है ना, इसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसे डिलीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, बायोस, बायोस होता है। बायोस जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अपन कमांड आती है, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो एक बफरिंग होती है, जो बफरिंग होती है ना वो इसी के कारण होती है कि बायोस के कारण बायोस एक्टिवेट हो जाता है। जो बायोस कहाँ पे इंस्टॉल होता है, आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल नहीं होता है, ना आपके एसएसडी में इंस्टॉल होता है, ना आपने किसी भारी जो आपकी डिवाइस लगी रहती है, बाहर से आप जो डिवाइस लगाते हो वो जो उसमें स्टोर करते हैं ना उसमें स्टोर रहता है। ये आपका किस में स्टोर रहता है, ये रहता है आपकी रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम के अंदर संग्रहित रहता है, ठीक है। अब बायोस का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह प्रोग्राम होता है, यह प्रोग्राम कंप्यूटर की बूटिंग में सहायक होता है, बूटिंग में सहायक होता है। कौन सा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे हम बायोस बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में, कंप्यूटर की संरचना के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम निम्न 5 बेसिक कार्य करते हैं। कौन कौन से, एक तो इनपुटिंग हुआ, स्टोरिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ, प्रोसेसिंग हुआ और आउटपुटिंग हुआ। ये 5 प्रकार के कार्य करते हैं। अब बात करते हैं इनपुटिंग की, बात करते हैं इनपुटिंग क्या होता है। इनपुटिंग जो होता है उसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो डाटा और निर्देश देना, कंप्यूटर को डाटा एवं निर्देश देना क्या कहलाता है, इनपुटिंग कहलाता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर सिस्टम को डाटा डाटा देना और निर्देश देना, कीबोर्ड से अपन निर्देश दे सकते हैं। अगर कोई डाटा है, जैसे स्कैन करके कोई डाटा अपन उसमें डाल दिया तो उसे भी अपन इनपुटिंग कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इनपुटिंग कहलाता है। अब वहीं बात करते हैं स्टोरिंग की। आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रयोग के लिए डाटा व निर्देशों को संग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टोरिंग कहलाती है। क्या कहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रयोग के लिए डाटा व निर्देशों के संग्रहण के जाने की प्रक्रिया, स्टोरिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टोरेजिंग कहलाती है। यानी कि कोई डाटा है, हमने कोई लिखा, कोई वर्ड पे कुछ लेटर लिखे, उन लेटरों को अब हमको सेव कर लेना है। सेव करके हम कहाँ रखेंगे, स्टोरेज ही करेंगे ना, सेव का मतलब स्टोरेज होता है। अब इसको हम सेकेंडरी डिवाइस में रख सकते हैं। अब इसी डाटा को हम दोबारा से कभी भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है, उसे एडिट कर सकते हैं, हमें दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, स्टोरिंग कहलाती है। अब आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंप्यूटर के समस्त भागों पर नियंत्रण करना। कंट्रोलिंग क्या है, समस्त भागों पर नियंत्रण करना। हमने पहले पिछली कक्षा में बात की थी कि सीयू के बारे में बात की थी, किसके बारे में, सीयू के बारे में, यानी कंट्रोल यूनिट। हमारे जो सीपीयू होता है, सीपीयू में एक प्रोसेसर होता है, सीपीयू जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू में के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन से, एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है और एक रजिस्टर होता है। ये उसी सीयू का बात है इसमें, ठीक है। ये जो होता है ना, ये समस्त भागों पर कंट्रोल करता है, कौन, सीयू, ठीक है। इसका काम रहता है कंट्रोलिंग करना, ठीक है। डेटा की कंट्रोलिंग करना भी इसी का काम रहता है और पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करने का काम भी इसी का रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग। डाटा की गणतीय, ठीक है, डाटा की गणतीय, एक सेकंड रुको जरा, कुछ हो गया। डाटा की गणितीय या तार्किक, यानी कि एक तो अर्थमेटिक और एक लॉजिक,
गणना कर उसे उपयोगी सूचना यानी कि यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलना क्या कहलाता है भाई? प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी कि डाटा की गणितीय तथा तार्किक गणना कर उसे उपयोगी सूचना में बदलना क्या कहलाता है भाई? आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे मान के चलो मैंने कोई डाटा दिया, माने मैंने इनपुट किया, कुछ लिखा, जैसे कि मैंने लिखा राम। राम मैंने किस में लिख दिया? आपका कंप्यूटर में। एक सेकेंड, एक क्या, रुक जाओ, आ गया। क्या लिखा? राम लिखा। तो राम जो शब्द है जो मैंने लिखा, आपने किससे लिखा? मैंने लिखा अपने कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से जो मैंने लिखा है तो अर्थमेटिक हुआ। अब ये जैसे ही मैंने लिखा तो ये बाइनरी नंबर में जाएगा, 0 1 के फॉर्मेट में जाएगा। 0 1 के फॉर्मेट में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। अब मैंने तो लिखा राम, अब राम मान के चलो 0 है, R 0 है, ठीक है, A 1 है, ठीक है, और ये भी ये 1 है। तो ये जो गणना है 1 1 0 1 1 की गणना ये कौन करता है? प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। इसी मान के चलो मैंने तो अपनी R दबाया था, लेकिन वहाँ दबा क्या है, उसके पास 0 का कंटेंट गया, 0 उसने लिखा गया उसमें। और उसी तरह यहाँ पर मैंने A लिखा तो A में वहाँ पर 1 1 लिखा तो 1 गया, फिर वहाँ पर M लिखा तो वहाँ भी 1 है तो 1 गया। तो इन सभी गणनाओं को क्या कहते हैं? अपन प्रोसेसिंग कहते हैं। तो अब चाहे वो 1 2 3 की हों, या 1 2 3 की हों, या फिर हों आपकी ए बी सी डी की हों, इन सभी गणनाओं को, या फिर और भी गणनाएं होती हैं, जरूरी नहीं कि यही हो, बहुत सारी गणनाएं होती हैं, उन सभी गणनाओं को क्या कहते हैं? हम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब उसी क्रम में बात करते हैं आउटपुटिंग की। आउटपुटिंग क्या होता है? प्रयोगकर्ता यानी कि यूजर जो होता है, प्रयोगकर्ता को हम यूजर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रयोगकर्ता के उपयोग में आज ये पता नहीं क्या करने वाला है, दिख ही नहीं रहा इसमें कुछ, बार बार बंद हो रहा है शायद, ठीक है। उपयोगी सूचनाओं सूचनाओं व परिणामों को प्रिंटर तथा विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर पर तैयार करना, ये क्या कहलाता है? आपका आउटपुटिंग कहलाता है। मान के चलो मैंने क्या किया उसमें, अभी मैंने बोला राम लिखा, तो ये राम तो मैंने इनपुट किया है भाई। कहाँ पर इनपुट किया? राम 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 जो मैंने लिखा है वो मैंने कीबोर्ड से लिखा है। अब कीबोर्ड से लिखा है तो आपको दिखेगा कहाँ पे? तो भाई एक मॉनिटर होगा, ये मॉनिटर होगा, ठीक है। इस मॉनिटर पे ये दिखेगा। अब यहाँ पे लिखा होगा RAM। अब ये जो लिखा है ये क्या कहलाया? ये कहलाया मेरा आउटपुट। ये क्योंकि मैंने यहाँ से किससे दिया था? कीबोर्ड से यहाँ पे मैंने इसमें लिखा था, ठीक है। कीबोर्ड से यहाँ पे लिखा था। और कीबोर्ड क्या होता है? ये अपने एक सिस्टम लगा होता है, इस सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कीबोर्ड इससे जुड़ा हुआ रहता है, इसी टाइप से यहाँ पे माउस जुड़ा रहता है, ठीक है। ये माउस यहाँ पे जुड़ा रहता है, ये अपने सिस्टम से जुड़े हैं, कीबोर्ड माउस, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये तो इनपुट उपकरण है, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ? आउटपुट उपकरण है, क्योंकि ये मैंने यहाँ से टाइप किया, वहाँ मुझे दिखाया, तो ये क्या कहलाया? मेरा आउटपुटिंग उपकरण। तो आउटपुटिंग क्या? मॉनिटर द्वारा विजुअल डिस्प्ले, या प्रिंटर के द्वारा, मैं अगर चाहूँ तो प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी निकालूँ, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरा आउटपुटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इन कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर के अलग अलग भाग होते हैं भाई, होते हैं अलग अलग भाग। अब आउटपुटिंग जैसे डिस्प्ले करना, तो ये डिस्प्ले का यानी LCD का काम होता है। वहीं पर अगर मुझे हार्ड कॉपी में चाहिए तो ये प्रिंटर का काम हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार के रहते हैं। किसी भी प्रकार या फिर और भी कार्य जो होते हैं, वही डाटा टाइप करना, तो कार्य किसका होगा? कीबोर्ड का होगा। भाई मुझे पॉइंटर सेलेक्ट करने हैं तो काम किसका होगा? माउस का होगा।
भाई अगर मुझे बारकोड रीडर से रीड करवाना है तो वो मेरा काम किसका होगा, ओबीआर का होगा। और वहीं अगर मुझे अगर कुछ और करना है, कॉपी चेक करने के लिए मुझे ओसीआर का उपयोग करना है तो ओसीआर का तो वो क्या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये इन कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर के अलग अलग भाग होते हैं। किसी भी किसी भी कंप्यूटर को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अब हमारे पास तीन मुख्य भाग है। एक भाग तो अलग अलग कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तरह से मुख्य रूप से कितने तीन भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका इनपुट इकाई, ठीक है, पहला आपका इनपुट इकाई, फिर आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर इसके बाद में होता है आपका आउटपुटिंग इकाई। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग पहले हो गई इनपुटिंग, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आपकी आउटपुटिंग। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपकी सीपीयू जो है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू। सीपीयू में आपके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ये पहला होता है मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, फिर आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो मैंने अभी बताया था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर आता है आपका कंट्रोल यूनिट, ये भी मैंने बताया था अभी। ये किसके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन भाग होते हैं, यानी कि आपके प्रोसेसर के तीन भाग होते हैं, जिसका नाम है पहला मेन मेमोरी, इसके बाद में आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक मेमोरी, फिर इसके बाद है कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी को आप कह सकते हैं कि आप रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर जिसके, ठीक है, रजिस्टर हो गए। उसके बाद में आप बात करते हैं एएलयू की, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। आपका कंट्रोल यूनिट के बारे में बात चल रही थी अभी अपनी, तो उसी के चक्कर में मैंने ये चीज़ें समझाई थी और ये आपके सामने दिख भी नहीं। तो इसके भाग अपन देख लेते हैं भाई, इस प्रकार से काम करता है आपका कंप्यूटर, कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है। ये लगाया है यहाँ पर मैंने, बुक की कटिंग लगाई है, तो इस प्रकार से लग रहा है। तो भाई सबसे पहले क्या काम होता है, ये हमारा सीपीयू है। कौन सा है हमारा सीपीयू, ये है हमारा सीपीयू, ये रहा हमारा सीपीयू, और ये रहा हमारी इनपुट इकाइयाँ, ये इनपुट इकाइयाँ, और यहाँ पर रहा आपका डेटा आउटपुटिंग। तो पहले हमने यहाँ से मान के चलो कोई डेटा दिया, यहाँ से इसमें डेटा जा रहा है, और डेटा मैंने इनपुट किया तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा आपका, डेटा पहुँचेगा आपका एएलयू में। एएलयू में जैसे ही डेटा पहुँचा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एएलयू में पहुँचने के बाद यहाँ पे गणनाएँ करेगा। गणनाएँ करने के बाद मतलब पता करेगा ये डाटा क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ कंट्रोल यूनिट में पहुँच जाएगी। ये कंट्रोल यूनिट आपका ये बताएगा कि हाँ सही है डाटा, कंट्रोल उस पर सारी चीज़ों पर कंट्रोल होने के बाद हाँ सही काम कर रहा है। इसके बाद वही डेटा नहीं वापस आएगा, वापस आने के बाद वो कहाँ पाएगा, एएलयू में आएगा। एएलयू में गणना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है दोबारा से, ठीक है, मतलब एएलयू में कंप्लीट हो गई पूरी गणना। इसके बाद में अब क्या करेगा, वो डेटा को मेमोरी में भी सेव करेगा। तो मेमोरी क्या आपकी नीचे है तो नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद अब यही मेमोरी में भी सेव हो गया ये डाटा। डाटा सेव होने के बाद आपका सीपीयू के अंदर अब डेटा सुरक्षित हो चुका है, ठीक है। ये गणना जो होती है माइक्रो सेकंड में चलती हैं, ठीक है, इन गणनाओं को माइक्रो सेकंड में होती हैं ये चीज़ें। अब वही चीज़ें होने के बाद अब हमको चाहिए आउटपुट, यानी कि अब हमको जो दिखाना है, अब प्रोसेसर या आपका सीपीयू गणना करने के बाद तुरंत बाद माइक्रो सेकंड में आपको डिस्प्ले पर आउटपुट कर देगा। तो ये गणना करने के बाद यहाँ से हिट के यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा मैं तुम्हें बता दूं, ये एक तरह का 8 बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये इस टाइप से जाएगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से निकल के दोबारा से यहाँ पहुँच जाएगा। ये आपका बीच में बन गया 8। तो ये आप कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका मतलब इस स्ट्रक्चर देना 8 की स्ट्रक्चर का काम चलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपने समझा कि ये इस प्रकार का रहता है, ठीक है। अब आगे चलते, ये देखो यहाँ पे एक डाटा संग्रहण का भी लिखा है। तो डाटा संग्रहण का क्या है, ये डाटा प्रवाह होना और डाटा संग्रहण, डाटा का प्रवाह होता है, ठीक है। अब ये आता है इनपुट इकाई। अब हम बात करते हैं इनपुट इकाई के बारे में। इनपुट इकाई क्या होती है, कंप्यूटर में कोई भी डाटा अथवा प्रोग्राम जिन उपकरणों की सहायता से पहुंचाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हम इनपुट इकाई कहते हैं। यानी कंप्यूटर में कोई भी डाटा प्रोग्राम जिन उपकरणों की सहायता से पहुंचाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट इकाई कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, वे उपकरण जो व्यक्ति व कंप्यूटर पर सीधा संपर्क रखते हैं। कौन से उपकरण, वे उपकरण जो व्यक्ति व कंप्यूटर से सीधा संपर्क रखते हैं। जैसे कि कौन कौन से, कीबोर्ड, कीबोर्ड भाई सीधा संपर्क रखेगा ना, हाथ से चलाएंगे, अपने हाथ से चलेगा, तो ये क्या कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। ये क्या है, वे कंप्यूटर उपकरण जो व्यक्ति और कंप्यूटर से सीधे संपर्क में जुड़े रहते हैं, जुड़ा होता है, और उसके माध्यम से सीधा व्यक्ति द्वारा डाटा अथवा निर्देश कंप्यूटर को प्रदान किए जाते हैं। कौन से कहलाते हैं वे, पहला उपकरण हो गया ये,
कौन से 2 प्रकार के होते हैं, पहले प्रकार का हो गया। अब वही दूसरा प्रकार देखते हैं, वे उपकरण जिनमें डाटा व निर्देश कंप्यूटर में भेजने से पूर्व स्टोर किए जाते हैं। भाई कंप्यूटर में भेजने से पहले क्या है, डाटा को स्टोर कर लिया जाएगा, वे दूसरा प्रकार कहलाएगा। जैसे कि कोई डिस्क है या कोई हार्ड डिस्क है, उसमें डाटा स्टोर है, ठीक है, वो डाटा को हमने रखा है, लेकिन उसको सेव कंप्यूटर में भेजने से पहले क्या करेंगे, हम उसको इसमें स्टोर कर लेंगे, फिर इसमें कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो फिर पहुंचेगा, यानी कि सेकंड प्रकार हो गया। यदि उदाहरण के लिए बात करते हैं, उदाहरण के लिए फ्लॉपी मैग्नेट टैब के बारे में, ठीक है। ये फ्लॉपी जो होती है, मैग्नेट टैब जो होते हैं, उसमें रिकॉर्डर रहता है, एक है। जैसे मैग्नेट टैब है, उसमें एक क्या रहता है, रील भरी रहती है, उस रील में डेटा भरा रहता है, या फ्लॉपी में भरा रहता है, या फिर सीडी में भरा रहता है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को जो हम क्या ना किसी दूसरे उपकरण में ही रखना है ना, कंप्यूटर में तो नहीं रख रहे, पहले दूसरी जगह ही रख रहेंगे, और डायरेक्ट उन चीज़ों को कंप्यूटर में लगाने का सेकंड प्रकार ही हुआ ना। हम बात करते हैं आपके इनपुट उपकरणों के उदाहरणों के बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन से हैं आपके इनपुट उपकरण। पहला आता है आपके पास में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ठीक है। ये मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया, ठीक है। आप अगर ये नहीं पढ़ा हो तो आपने पिछली कक्षा को अवश्य देखें, इसकी लास्ट वीडियो है, उसका लिखा होगा, उसके थंबनेल पर लिखा है 5, क्लास नंबर 5 उस पर है, ठीक है। इसके बाद ट्रैक बॉल आता है, ट्रैक बॉल के बाद जी टैबलेट आता है, OMR आता है, OCR आता है, MICR आता है, इन सब के बारे में बात कर ली है हमने, ठीक है। तो OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, MICR मतलब मैग्नेट इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमने पिछली कक्षा में बात की है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, यानी CPU के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। भाई मुख्य भाग होता है, मान के एक ऐसा कह सकते हैं हम इसे इसे मस्तिष्क का क्या, ब्रेन कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी मेन पार्ट होता है, जैसे हम इंसानों में ब्रेन जो होता है ना, वो मेन पार्ट होता है, ठीक है। अब हृदय भी होता है मेन पार्ट, लेकिन भाई ये दोनों ही नहीं, मान के चलो ब्रेन ही काम नहीं कर रहा तो हृदय क्या काम करेगा, और मान के चलो हृदय काम कर रही है अपना और ब्रेन काम नहीं कर रहा तो फिर हृदय क्या काम कर, ये दूसरे से अपोजिटिंग रहते हैं। लेकिन बात ये है कि हम कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर का वह भाग है, जिसे हम एक तरह की संज्ञा दे सकते हैं कि उसका नाम ब्रेन है, ठीक है। तो आगे लिखा है हमारे पास, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय माना जाता है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणनाएं इसी भाग में होती हैं। कंप्यूटर इनपुट आउटपुट उपकरण का कार्य केवल उपभोक्ता यूजर का संबंध कंप्यूटर से जुड़ने का होता है। जैसे CPU के 3 प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो मुख्य मेमोरी की होती है, मेन मेमोरी, और इसके बाद में एक होता है आपका ALU होता है, और इसके बाद में आपको होता है CU। इनके बारे में हमने बात की है। चलो उसके बारे में और देखते हैं क्या है आगे। आगे है हमारे पास में मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। मुख्य मेमोरी यह CPU का वह भाग है जिसमें सभी डाटा या प्रोग्राम गणना से पहले या बाद में संग्रहित किए जाते हैं। गणनाओं से पूर्व सभी डाटा व निर्देश गणना के लिए आवश्यक निर्देशों तथा मध्यवर्ती परिणाम आउटपुट उपकरण में भेजे जाने से पूर्व इसमें डाटा संग्रहण होते हैं। मतलब मैंने वही बात की कि या तो देखो सबसे पहले डाटा पहुंचेगा, डाटा पहुंचेगा कहाँ पे, आपने इनपुट किया, इनपुट उपकरण से डाटा कहाँ पहुंचा, आपके CPU के अंदर पहुंचेगा। CPU के अंदर पहुंचेगा, CPU के 3 भाग होते हैं, उसमें पहुंचते ही से डाटा क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में पहुंचेगा, ALU में पहुंचेगा, गणना होने का मुख्य मेमोरी। अब ये दोनों क्या, या तो भाई मेमोरी है तभी तो वो डाटा वहाँ पे रहेगा ना, डाटा वहाँ पे रहेगा ना तभी मेमोरी है, तो इसलिए पहले मेमोरी को ले लिया उन्होंने, फिर इसके बाद में गणनाओं को लिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को लिया। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU के बारे में देखते हैं। ALU क्या है, ALU में अपन देखते हैं आगे। इस भाग में सभी प्रकार की गणनाएं व तुलना का कार्य किया जाता है। कौन से, इस भाग में सभी प्रकार की गणना व तुलना का कार्य किया जाता है। CPU के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा करना तथा तुलनाएं, दो संख्याओं में यह बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है अथवा दोनों बराबर हैं, इनके सभी के बारे में क्या है ना, कहाँ पर काम होता है आपका, ALU में काम होता है। इसी इकाई में की जाती है, किसमें, ALU में की जाती है। मध्यवर्ती परिणाम इस भाग में प्राप्त होते हैं।
मध्यवर्ती परिणाम इस भाग में ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्राथमिक संग्रहण प्रभाग में कुछ समय के लिए रखा जाता है। कहाँ पे? थोड़े समय के लिए वहाँ पर रखा जाता है। अंतिम परिणाम प्राप्त होने से पूर्व कई बार डाटा प्राथमिक संग्रहण भाग में अंकगणितीय लॉजिक या एएलयू के मध्य स्थानांतरित होता है। मैंने बोला था 8 प्रकार की आकृति बनती है, एक दूसरे के इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ पर? सिर्फ सीपीयू के अंदर ही रहेगा। कहाँ पर? एक एएलयू के अंदर, सीयू के अंदर, रजिस्टर के अंदर, यहाँ पर ही डाटा इधर उधर होता रहता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर जो लिखी गई हैं यही रहे। अब आते हैं आपकी कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण इकाई, जिसे हमने अभी डिस्क्राइब किया था, पहले ही बताया था। तो क्या है एएलयू? नियंत्रण इकाई, सॉरी। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों का मुख्य तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य करता है। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर में एक तंत्रिका तंत्र है, अगर वो खराब हो जाए तो हमारा पूरा शरीर खराब हो जाता है। उसी प्रकार अगर कंप्यूटर का नियंत्रण इकाई यानी कि सीयू अगर खराब हो जाए तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं, उसका कोई नियंत्रण ही नहीं रहेगा उस कंप्यूटर में, वो कुछ भी करता रहेगा, हर कुछ। ठीक है, यह भाग कंप्यूटर की सभी भागों को निर्देश के आधार पर कार्य करने का आदेश देता है। ठीक है, ये कह सकते हैं एक बॉस होता है, मान के चल बॉस जो होता है ना, वो नियंत्रण करता है ना पूरी कंपनी का, उसी टाइप का ये कार्य करता है। ठीक है, कंप्यूटर के क्रियान्वयन पर ध्यान रखता है कि कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई मैंने बताया ना, एक बॉस होता है अपने एम्प्लॉय पर निगरानी रखता है, उसी प्रकार का ये भी एक बॉस हैगा, और ये अपने सारे कॉम्पोनेंट पर बिल्कुल ऐसे निगरानी रखता है, मगर बॉस हो। ठीक है, उस प्रकार का कार्य करता है। अब आते हैं आपके आउटपुट उपकरण के बारे में बात कर लेते हैं। आउटपुट उपकरण क्या क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है आउटपुट उपकरण? यह उपकरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक सेकेंड रुको, यह उपकरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतिम परिणाम को बाइनरी संकेतों में प्राप्त कर उन्हें आसानी से पढ़े जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं। मतलब कंप्यूटर में काम किस भाषा में हुआ? बाइनरी भाषा में हुआ है ना, 0 1 के, पहले 0 1 के फॉर्मेट में काम हुआ है। किसमें? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, जो सीपीयू है ना, उसमें तो आपका किस में काम हुआ है? 0 1 के रूप में हुआ है। लेकिन अब क्या हम 0 1 के रूप में हम उनको समझ सकते हैं? मान के चलो कोई सिक्वेंस आ गई, यानी 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1, ये सिक्वेंस आ गई हमारे पास, ये हमारी गणना करके दी है। किसने? कंप्यूटर ने हमारे पास गणना करके दी है। तो आप इसको समझ पा रहे हैं ये क्या क्या है? लेकिन इसी सीक्वेंस में मान के चलो उसने कुछ लिखा है, जैसे मान के चलना उसमें लिख दिया राधा। राधा जो लिखा है उसने इसी सीक्वेंस में लिख दिया राधा। तो ये क्या है? उसने लिखा है 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0। तो ये उसकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। लेकिन आउटपुट इकाइयाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं? उन बाइनरी नंबर को सीपीयू जो होता है ना, उन बाइनरी नंबरों को आसानी से पढ़े जाने वाली भाषा में परिवर्तित करके आउटपुट को दे देता है। आउटपुट हमको बता देता है कि भाई ये चीज़ भले ही उसने वो लिखा है, लेकिन वो उससे संबंधित ये चीज़ है। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेटर का काम करता है कौन? आपका आउटपुटिंग इकाई। ठीक है, मान के चल ट्रांसलेटर, मान के चल मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, कोई बंदा अगर मुझसे इंग्लिश बोल रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर मुझे इंग्लिश में उसकी बात समझ के मुझे हिंदी में समझा देगा, तो वो एक ट्रांसलेटर का काम हो गया। उसी प्रकार का ये जो आउटपुट इकाई होती हैं वो यही कार्य करती हैं कि आपको जो डेटा है ना, गणना की गई है, उनको परिणामों संकेतों को जो है ना, बाइनरी नंबरों को उठाकर वो किस में कन्वर्ट कर देती हैं? आपको समझने युग वाले डाटा में परिवर्तित कर देती हैं। ये साधारणतः मॉनिटर और प्रिंटर का उपयोग आउटपुट उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। ये सामान्यतः एक तो आपका मॉनिटर होता है, एक आपका प्रिंटर होता है, ये होता है, और भी होते हैं, लेकिन ये मेन यही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अलग अलग प्रकार के डाटा के लिए अलग अलग प्रकार की आउटपुट इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अलग अलग प्रकार के डाटा के लिए अलग अलग प्रकार की आउटपुट इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्वनि के लिए हम क्या करेंगे? आउटपुट इकाई के लिए स्पीकर का प्रयोग करेंगे ना। टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे? हम प्रिंटर का करेंगे ना, या मॉनिटर का करेंगे ना। हार्ड कॉपी के लिए आउटपुट के लिए हम प्रिंटर का करेंगे। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि हम मान के चल हमको स्पीकर लगाए और हमको क्या चाहिए उसमें कि कॉपी निकाल के दे दे हमको, ये वो कर सकता है? नहीं कर सकेगा। वो जिस काम के लिए बनाया गया है वही काम के लिए वो कर सकता है।
ठीक है। तो ये आपके आउटपुटिंग उपकरण होते हैं जो कि हमारे बाइनरी नंबरों को, हमारे कंप्यूटर से दिए गए बाइनरी नंबर को हमको एक ऐसे फॉर्मेट में तैयार करके देते हैं जो उससे हम इंसान समझ सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुछ मुख्य आउटपुट उपकरण होते हैं जो कि मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लोटर, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, स्पीकर, ये क्या होते हैं आपके आउटपुटिंग उपकरण होते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दी। अब बात करते हैं बूटिंग के बारे में। अब आता है हमारा मेन टॉपिक बूटिंग। बूटिंग क्या होती है, तो बूटिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बूटिंग बूटिंग जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, मान के चलो हम जब हमने कंप्यूटर को स्विच ऑन किया यानी कंप्यूटर के बटन को दबाया, तो POST यानी पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही हम बटन दबाते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, पहले अपने सारे कंपोनेंटों को एक बार चेक करता है कि बाकी सारे कंपोनेंट्स वाकई चालू हैं या नहीं है। उन सारी पे जब चेक होने के बाद हाँ वो उसको लगता है भाई सब सही है और सब सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार हैं, तो कंप्यूटर चालू हो जाता है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे बताई गई कि तो स्विच ऑन करते ही तो पोस्ट ऑन पावर सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक भाग की जांच की जाती है, ठीक है, वही बताया, ठीक है। वहाँ सभी तरह के कार्य, मतलब वह सभी तरह के कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जांच की जाती है। तो लिखा है वह सही तरह से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए कंप्यूटर की रीड और मेमोरी यानी कि रोम में प्रोग्राम होते हैं। इन सभी को चेक करने के लिए रीड और मेमोरी में क्या होते हैं, आपके प्रोग्राम होते हैं। बात करी थी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो ये काम करवाता है। इन प्रोग्रामों को हम क्या कहते हैं, बायोस कहते हैं। बायोस कहते हैं, बायोस को हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों की जांच के लिए कंप्यूटर के सभी भागों की जांच के बाद यह प्रोग्राम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, फ्लॉपी या CD से ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच करते हैं। अब बायोस जो होता है आपके किस में होता है, बायोस जो इंस्टॉल होता है आपके इंटरनल मेमोरी में होता है, लेकिन हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी में आपका क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब पहले आपने बायोस ने वो चीज़ें आपकी चेक कर ली, आपके कंपोनेंट के बारे में, सारे मदरबोर्ड की कंपोनेंट के बारे में, कंप्यूटर ने जब क्या करता है चेक करने के बाद फिर आपको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर चलता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच करता है। फिर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कुछ खराबी होती है तो फिर चालू नहीं होता। यानी कि कंप्यूटर पहले पूरी तरीके से अपने सारे कंपोनेंट और सारी आवश्यकताओं में आने वाली सारी वस्तुओं को पहले क्या कर लेता है, वो चेक करता है, इसके बाद ही ओपन होता है। यदि इसमें किसी स्थान पर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई त्रुटि पाई जाती है तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। अगर मान के चलो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि हो गई तो उस त्रुटि को क्या करेगा, मुख्य मेमोरी में यानी कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में क्या कर देगा, बायोस उसको लोड कर देगा। इसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग और एक होती है आपकी हॉट बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, एक सेकेंड यार कहाँ जा रहा है, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। अब कोल्ड और हॉट में अपन अंतर देखते हैं क्या होता है, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, हॉट बूटिंग क्या होती है, ये देखते हैं। कोल्ड बूटिंग, जब कंप्यूटर बंद होता है तो हम उसे चलाने के लिए कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं। भाई जब कंप्यूटर बंद होता है तो हम उसको चलाने के लिए स्विच ऑन ही करेंगे ना, करते हैं, तो कंप्यूटर आसानी से शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, कोल्ड बूटिंग, ठीक है। मतलब आसानी से प्रक्रिया जो चल रही है, मान के चलो बंद है कोई चीज़, उसे जगा देंगे तो वो आराम से उठ जाएगा, ठीक है। उस प्रक्रिया को हम कोल्ड कह देंगे, ठीक है, कोल्ड हो जाता है। और भाई मान के चलो हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर का काम हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हों एवं किसी कारणवश से रीबूट करना पड़े हमें क्या, कंप्यूटर को, तो हम कंट्रोल अल्टर और डिलीट की यानी कि तीन, कंट्रोल कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल की यानी डिलीट की, इन की को दबाते हैं। तो तीनों को एक साथ दबाएंगे भाई, तीनों को एक साथ
प्रेस कर देते हैं और हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, रीबूट होना प्रारंभ हो जाता है। इन तीनों चीज़ों को दबाने का, तीनों कीज को दबाने के बाद हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, रीबूट होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हॉट बूटिंग कहते हैं। इस हॉट बूटिंग यानी पोस्ट ऑफ सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया जो होती है ना, हॉट बूटिंग में नहीं होती है एवं पहले से कम समय में कंप्यूटर रीबूट हो जाता है। अब भाई क्यों नहीं होती है, अब इसका कारण ये है कि पहले कंप्यूटर चालू था ना। पहले अगर कंप्यूटर चालू नहीं था तो आपका क्या था, पोस्ट ऑफ सेल्फ टेस्ट होता, यानी कि पोस्ट ऑफ सेल्फ पोस्ट होता, लीक पावर ऑफ पोस्ट ऑफ सेल्फ होता। लेकिन पहले से कंप्यूटर अगर चालू है तो फिर क्यों होगा, उसने तो पहले ही चेक कर लिए ना, सारे कंपोनेंट सब सही है ना, तो इसलिए इसे हॉट बूटिंग कहते हैं। अब कह सकते हैं एक प्रकार से पहले कंप्यूटर ठंडा था तो उसे कोल्ड बूटिंग कह दी, यानी ठंडे में हो रहा ना, बंद हो गया तो ठंडा ही मानो ना, तो कोल्ड बूटिंग कह दी हमने उसको। वही हमारा कंप्यूटर चालू है तो उसमें गर्मी हो रही है, गर्मी में हमने उसे रिबूट कर दिया, रिबूट करके फिर दोबारा चालू हो रहा है तो उसको हमने हॉट बूटिंग कह दी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, और उसको मैंने आपकी किताबी भाषा में भी उसको समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बायोस सेटिंग के बारे में। बायोस सेटिंग क्या होती है वो चीज़ हम बात करते हैं। बायोस सेटिंग क्या होती है, आपके रीड ऑन मेमोरी में जो बायोस जो इंस्टॉल होता है उसकी सेटिंगों के बारे में बताया जाता है। इस बारे में इसकी तो कैसे होती हैं वो चलते हैं अपन। लिखा है, बायोस अभिविन्यास स्क्रीन पर एक्सेस करने एवं प्रणाली को पैरामीटर में परिवर्तित करने के लिए निम्न स्टेप दिए गए हैं, यानी कि बायोस को ओपन करने के लिए निम्नलिखित पैरामीटर या निम्न प्रक्रियाएं दी गई हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर बायोस सेटअप यूटिलिटी यानी BIOS सेटअप यूटिलिटी में प्रवेश के लिए जब सिस्टम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में होता है, यानी वो सब पूरी कंपोनेंटों की जांच कर रहा होता है, तो तब हम क्या करते हैं, उसमें F2 की यानी कि एक फंक्शन की होती है, F2 हमारी क्या होती है, एक फंक्शन की होती है। कौन सी बात करते हैं हम, F2 क्या होती है, हमारी एक फंक्शन की होती है। जब पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट में अगर हमारा कंप्यूटर होता है तो उस समय हम इसको प्रेस करते हैं, सेटअप प्रेस करते हैं या रन करते हैं। सेटअप प्रमोट की रन करने के लिए F2 दबाते हैं, यानी इसको दबाते हैं। जब बायस प्रारंभ होता है तो मुख्य बायस सेटअप यूटिलिटी की टॉप लेवल स्क्रीन पर प्राप्त होता है। यह स्क्रीन शीर्ष पर आता मेन्यू विकल्प दिखाई देता है। भाई जैसे ही हमने इस F2 प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करने के बाद पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट में था, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट में ही हमने F2 और प्रेस कर दिया। F2 जैसे ही प्रेस किया तो ये क्या है ना, बायोस की यूटिलिटी सेटिंग को खोल देगा। जैसे ही आपके सामने यूटिलिटी सेटिंग खुलेगी तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन पर क्या होता है, आपके पास में आपके बायोस के विकल्प आ जाते हैं। कौन कौन से विकल्प आते हैं उन बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, विभिन्न प्रकार के चयन करने के लिए दाएं बाएं तीर के बटनों का प्रयोग किया जाता है। क्या, जैसे विकल्प आते हैं तो वहाँ पे हमारा माउस काम नहीं करता, हम वहाँ पर कीबोर्ड की बटनों से काम करते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, ऊपर, ठीक है, नीचे और दाएं और बाएं, ये जो बटन होती है ना, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यही बटनों से हम उनको सेव करते हैं, उन सेटिंगों को चेंज करते हैं। तो क्या होते हैं, प्रत्येक मेन्यू विकल्प के चयन पर उस विकल्प की एक अलग से टॉप लेवल स्क्रीन दिखाई देती है। जैसे मान चलो मैंने कोई बायोस की सेटिंग खोली है, उस सेटिंग में मान चलो वहाँ पे आता है आपका सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी को खोला, तो सिक्योरिटी को जैसे ही खोला तो हाँ, ऐसे नहीं खोलेगा। जैसे ही मैंने अपने कर्सर को यानी कि सिलेक्टर पॉइंट, जैसे मान चलो दाएं बाएं वाली बटन जो होती हैं एरो बटन से वहाँ पे पहुँचेंगे, उस पर जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ पे कुछ दबाना नहीं पड़ेगा। जैसे ही पहुँचेंगे ना वैसे ही आपको सिक्योरिटी पॉपअप दिखाई देने लगेगा। तो उसी बारे में यहाँ पे बात की यही है कि प्रत्येक मेन्यू विकल्प के चयन पर उस विकल्प की एक अलग से टॉप लेवल स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है। टॉप लेवल स्क्रीन पर उपस्थित विकल्पों के चयन करने के लिए एक क्रॉस अप डाउन, यानी मैंने बताया ना ऊपर नीचे, क्रॉस अप डाउन करने के लिए आप अप डाउन तीर के बटनों का उपयोग करते हैं। अप डाउन बटन यानी कि ये वाले ऊपर नीचे वाले बटन, जिन विकल्पों को खोला जा सकता है केवल वही विकल्प ही आप अप डाउन बटन की
बटनों से हाईलाइट होंगे। ठीक है ना, मतलब बात ये है जो विकल्प अपन से एडिट किए जा सकते, मतलब एडिट के लिए बनाए गए होंगे, सिर्फ वही विकल्प जो होते हैं ना, वही विकल्प अप डाउन बटनों में हाईलाइट होते हैं, बाकी दूसरे आपके विकल्प नहीं होंगे। यदि किसी फील्ड में बदलाव किया जा सकता है तो उसे विकल्प का चयन करने के लिए स्क्रीन पर दाएं बाएं कॉलम में कुछ विकल्प प्रदर्शित होंगे। उन विकल्पों को शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए होंगे। ठीक है, वहाँ पर सारे निर्देश आ जाते हैं, वो सारे निर्देश दिए रहते हैं। यदि कोई फील्ड किसी सब स्क्रीन से लिंक रखता है तो दाएं बाएं कॉलम से उसकी सब स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए एंटर दबाने का निर्देश होता है। मान के चलो सब स्क्रीन मतलब मान के चलो एक कोई बॉक्स हैगा, उस पर तीर के कॉलम से गए, जैसे सिक्योरिटी, मानो सिक्योरिटी पहुंच गए, हम सिक्योरिटी के नीचे जाएंगे तो सिक्योरिटी की एक सब स्क्रीन मान, तो सिक्योरिटी के अंदर भी कुछ होगा, जैसे बूस्ट सिक्योरिटी होगा, या फिर मैंने सोचा सीमोस लिखा होगा, वहाँ पे सीमोस पे क्लिक करना। सीमोस के अंदर मुझे बैटरी देखना है, डेट के बारे में पता करना है, तो बस सीमोस पे जाएंगे। तो मैं सिक्योरिटी में जाऊँगा, सिक्योरिटी के बाद फिर मैं कहाँ पे जाऊँगा, सब स्क्रीन मुझे क्या दिखेगी, सीमोस पे। जैसे ही मैं मतलब सिक्योरिटी पे जाऊँगा, सिक्योरिटी पर मुझे सीमोस दिख जाएगा, उस पर मैं सिक्योरिटी से होते हुए सीमोस पे जाऊँगा, तो सीमोस पे जाऊँगा तो वहाँ पे एक और विंडो दिखेगी जहाँ पर मुझे सीमोस की सेटिंग दिख जाएगी। तो उसी बारे में बात की गई, तो उस पर मतलब उस सीमोस को खोलने के लिए जैसे पहले मैं पहुंचा था सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में से मैं पहुंचा कहाँ पर पहुंचूंगा, सीमोस पे। सीमोस की उस बटन पे जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो फिर कहाँ पहुंच जाऊंगा, सीमोस की सेटिंग में चलो जाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार सेटअप सेटअप फील्ड को खोलने या बदलाव करने के लिए, बदलाव के बाद बदलावों का सेव करने के लिए ऐसे बटन होता है जो आपका कीबोर्ड होता है सबसे ऊपर दाहिने साइड। ठीक है, दबाते हैं दबाते हैं एवं स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसको दबाएंगे तो उसके बाद स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। कुछ स्क्रीन पर अनवांटेड बदलाव होने के कारण सिस्टम कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स भी प्रदर्शित करता है। भाई कन्फर्मेशन मतलब मान के चलो अनवांटेड बदलाव किए गए, वरना कंप्यूटर को ऐसा लग रहा है कि तो आपने गलत चीज़ को बदलाव कर दिया, तो वहाँ पे क्या कन्फर्मेशन पूछा जाता है कि भाई कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो ये अनवांटेड की लाना रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसी सब स्क्रीन जो केवल अभिविन्यास की जानकारी देती है एवं खोलने योग्य नहीं होती है। उन स्क्रीन से बाहर आने के लिए हमें क्या ऐसे बटन का प्रयोग करना पड़ता है, जो मैंने बताया कि कंप्यूटर कीबोर्ड के आपके बाईं ओर होता है। ठीक है, नंबर 10 का है सेटअप पैरामीटर। अन्य सेटअप पैरामीटर के विकास के लिए थर्ड स्टेप से लेकर 6 स्टेप का पालन करते हैं और 8 स्टेप पर जाते हैं। ठीक है, ये तो स्टेप हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको लगानी। 11वें नंबर पर दाएं बटन को तब तक बार बार दबाते हैं जब तक एग्जिट मेन्यू स्क्रीन नहीं आ जाती। ठीक है, इसके बाद में आपके बदलावों को सेव या डिस्कार्ड करने के लिए एग्जिट मेन्यू स्क्रीन पर दिखाई देगी और निर्देशों का पालन करते हुए बाहर आ जाएंगे। अब आते हैं बायोस सेटिंग की बायोस सेटिंग से कुछ संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बात करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बायोस सेटिंग। डिस्क बूट फेलियर, रिप्लेस द डिस्क, प्रेस द एनी की। ये अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो इसका क्या करना है, तो डेल की प्रेस करेंगे बायोस सेटिंग रिबूटिंग से बूट सिक्योर की जांच करते हैं तथा हार्ड डिस्क और ड्राइव के जंपर सेटिंग की भी जांच करते हैं। मान देखो अगर ये ऑप्शन आता है आपके पास डिस्क बूट फेलियर, रिप्लेस द डिस्क, प्रेस द एनी की, अगर मान चलो ये ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, पहले तो बायोस सेटिंग में जाके एक बार रीबूट सिक्योरिटी की जांच कर लेंगे, या सीक्वेंस की जांच कर लेंगे, किसकी, बूट सीक्वेंस की जांच कर लेंगे। ठीक है, अगर बूट सीक्वेंस सही है तो फिर क्या किसकी जांच करेंगे अपन, हार्ड डिस्क और ड्राइव के जंपर, यानी कि हार्ड डिस्क को देखेंगे। मानकर हार्ड डिस्क ही सही है, मान हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, जंपर जहाँ पर जैक लगे होते हैं ना, मतलब हार्ड डिस्क से जहाँ से कनेक्ट होती है ना, उस बार उसको चेक करेंगे, जंपर की सेटिंग की जांच करते हैं। इन मान के चलो अगर बूटिंग नहीं होता है और ये जो ऑप्शन आएगा, ये जो आएगा ना, डिस्क बूट फेलियर, रिप्लेस द एनी डिस्क, एनी प्रेस एनी कीज, तब हमें ये 3 काम करने हैं और अपना कंप्यूटर चालू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं HDD नॉट डिटेक्टेड, यानी कि हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्टेड बताएं यानी डेल, तो फिर क्या करेंगे,
डेल की दबाकर बायोस की सेटिंग पर जाएंगे। जैसे ही डेल की दबाएंगे तो बायोस की सेटिंग पर पहुंच जाएंगे और स्टैंडर्ड सीमोस फ्यूचर पर जाकर एचडीडी की ऑटो डिटेक्ट देखते हैं और ट्रांसलेशन मोड की जांच करते हैं। यदि फिर भी संदेश प्राप्त हो रहा है तो आईडीई चैनल की जांच करेंगे। देखो क्या है, जैसे मान के चलो मेरे पास हार्ड डिस्क है, अब वो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लग रही है, लेकिन हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगी होने के बावजूद भी कंप्यूटर क्या कर रहा है, हार्ड डिस्क को नॉट डिटेक्ट कर रहा है, यानी डिटेक्ट ही नहीं हो रही वो। हमारे पास क्या है ना, फर्स्ट विंडो खुले, पोस्ट टॉप सेल्फ टेस्ट खुला है, तो उसमें दिखा है कि हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, वो दिख रहा है, वो उस डिस्प्ले पर बता रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले F2 दबाएंगे। F2 दबाकर बायोस की सेटिंग में पहुंच जाएंगे। बायोस की सेटिंग में पहुंचने के बाद बस सीमोस की सेटिंग में पहुंचेंगे। सीमोस फेलियर्स फ्यूचर में जाकर एचडीडी ऑटो डिटेक्ट को चेक करेंगे। उसको करने के बाद ट्रांसलेट मोड की जांच कर लेंगे। यदि फिर भी अगर मान चलो वो करने के बाद आपकी मान के चलो वो भी मतलब सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी करेक्ट करने के बाद भी अगर हमारा सिस्टम फिर भी अगर एच डी डी नॉट डिस्कनेक्ट बता रहा है, फिर हमारे लाने क्या करना होगा, यदि फिर भी बता रहा है तो हम क्या करेंगे, आईडीई चैनल यानी कि आपने जो साटा केबल जो लगाई है, क्या साटा केबल, उसके बारे में जांच करेंगे क्या साटा केबल चालू है या नहीं है, या हार्ड डिस्क में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, हार्ड डिस्क उस बाकी चालू है या नहीं है, उस चीज़ों को चेक करेंगे। और आपने इन तीनों दोनों चीज़ों को चेक करेंगे तो आपको बाकायदा आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट होने लगेगी, और या फिर एक चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम निकल जाएगी तो उसको चेंज करके दोबारा से आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आपको फ्लॉपी डिस्क फेलियर में। फ्लॉपी डिस्क फेल, प्रेस F1 एंड कंटिन्यू, ये लिखा आया तो क्या करना है, वही काम है आपका। स्टैंडर्ड सीमोस फेलियर में जाकर फ्लॉपी ड्राइव ए बी की जांच करेंगे और नॉन सेट करते हैं। इसके बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं। अभी बताया वैसा वैसा काम है, बस जरा सा है कि आपको F1 प्रेस करना है और ABCD देखना है, ए और बी देखना है। ठीक है, अब आता है FDD नॉट डिटेक्टेड। ऑन बोर्ड FDD कंट्रोलर को इंटरग्रेटेड पेरीफेरल की जांच करेंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड सीमोस फेलियर में फ्लॉपी ड्राइव सेटिंग की जांच कर लेंगे। ठीक है, एंटर पासवर्ड, सिस्टम बूट होने तथा पोस्ट के बाद संदेश आता है। यदि आप सुपरवाइजर या यूज़र पासवर्ड जानते हैं तो एडवांस बायोस फ्यूचर के अंदर जाकर सिक्योरिटी ऑप्शन में से पासवर्ड को हटा सकते हैं। यदि पासवर्ड नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे आप, जो सीमोस बैटरी होती है ना, उसको निकाल सकते हैं। फिर भी यदि संदेश आता है तो सीमोस जंपर को 2 या 3 बार पर क्या करें, क्लियर कर सकते हैं, और क्लियर होने पर फिर से उसे 1-2 पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ करने हैं। अगर मान जब आपके बायोस को प्रॉब्लम करे तो ये चीज़ें आपको डिस्प्ले पर प्रदर्शित होती रहेंगी, उस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि लगातार एम्बुलेंस बीप आ रही है, मतलब टी 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 की आवाज़ आ रही है, तो क्या करेंगे, सीमो सेटिंग से पीसी हेल्थ स्टेटस में जाकर पावर फैन, सीपीयू फैन, सिस्टम फैन, फेल वार्निंग को डिसेबल करते हैं। ठीक है, इन सभी को क्या है ना, एक बार चेक करते हैं, डिसेबल करते हैं, फिर उनको चालू करते हैं अपन। अब बात करें सीपीयू टेम्परेचर हाई, यदि ये संदेश आता है तो सीपीयू हेल्थ स्टेशन में जाकर सीपीयू टेम्परेचर सेटिंग की जांच करेंगे कि ज़्यादा तो नहीं है, तो और ज़्यादा है तो उसको बंद कर दो। साउंड नहीं आ रही तो क्या करेंगे, साउंड का आ रहा है डिवाइस के इंस्टॉल होने के पश्चात यदि साउंड नहीं आ रही है तो फिर क्या करेंगे, तो इंटीग्रेटर पेरिफेरल में जाकर क्या करेंगे, ऑन बोर्ड साउंड को इनेबल और डिसेबल चेक करेंगे। अगर डिसेबल लगा है तो वहाँ पे इनेबल कर देंगे, फिर आपका आने लगेगा। इसका बोर्ड एंड जंपर्स की जांच कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड एंड जंपर की जांच कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो बोर्ड एंड जंपर की जांच कर लो, यानी दोनों दोनों चीज़ जांच होने के बाद फिर तो आपका आना ही आना है, और नहीं तो फिर आपका साउंड ही खराब होगा। ये हो सकता है। अब बात करते हैं, यदि प्रिंटर लगा हो तो फिर भी प्रिंटर ना करें। मानो चलो हमारे पास प्रिंटर तो लगा है लेकिन प्रिंटर नहीं हो रहा, तो इंटीग्रेटेड पेरिफेरल में जाकर ऑन बोर्ड पेरिफेरल पोर्ट या यूएसबी पोर्ट की इनेबल डिसेबल की जांच कर लेंगे। भाई प्रिंटर लगा है हमारा और हम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी हमारा प्रिंटर क्या है ना, प्रिंट नहीं दे रहा, तो हमें क्या करना है, तो पहले तो हम पेरिफेरल पोर्ट ऑन बोर्ड पेरिफेरल में चले जाएंगे, वहाँ चेक कर लेंगे।
अगर हमारा यूएसबी कनेक्टर है तो यूएसबी में जाकर डिस्कनेक्ट इनेबल और डिसेबल की जांच कर लेंगे। ठीक है, अब नंबर 10 पे आता है मोडेम माउस नॉट डिटेक्टेड। बायोस में मोडेम तथा माउस का IRQ चेक करते हैं, IRQ चेक कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें प्रिंटर, डोज में प्रिंटर करता है परंतु विंडोज़ में नहीं। मतलब डोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिंटर प्रिंट कर रहा है लेकिन विंडोज़ में नहीं कर रहा। तो प्रिंटर मोड की जांच करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंटर मोड की जांच करेंगे कि क्या प्रिंटर नॉर्मल मोड पर है। अगर नॉर्मल मोड पर है या नहीं है, प्रिंटर को ECP या EPP मोड पर सेट करेंगे। ECP या फिर EPP यानी इस मोड पर आप प्रिंटर को सेट करेंगे तो आपका प्रिंटर चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ECP और EPP ये आते हैं आपके। अब आता है आपका 12वां नंबर। 12वें नंबर पे आपका 40 कंडक्टर केबल और 80 कंडक्टर केबल। पोस्ट के दौरान यदि संदेश आता है कि इंटीग्रेटेड पेरिफेरल में जाकर केबल के प्रकार की जांच करें, तब इन चीज़ों को अपन जांच करेंगे। अब आज नंबर 13 पे आता है वर्ड या नोट पैड में शब्दावली रिपीटेड होते हैं तो एडवांस बायोस फीचर में जाकर कीबोर्ड के टाइप मेट रेट की जांच करेंगे। ठीक है, बार बार होता है। अब सीमोस सेटिंग्स सेव नहीं हो रहा है और सीमोस बैटरी की वोल्टेज की जांच करते हैं। इसके बाद में चौथा नंबर ये है, ये कर लेंगे। अब हमारे पास आते हैं, अब मेमोरी की बात करते हैं। ये तो हो गए हमारे कंप्यूटर कंट्रोलिंग के बारे में, यानी बूटिंग के बारे में चर्चा हो गई। ये सारी बूटिंग से संबंधित चर्चा थी, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए मैंने ये बता दें। अब हम आते हैं मेमोरी पे, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर में क्या होती है, दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। एक तो प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मुख्य मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मुख्य मेमोरी बोलते हैं, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका रैम और दूसरा होता है रैम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, और रोम क्या होता है, ये होता है रीड ओनली मेमोरी होती है। अब रैम को फिर दो भागों में बांटा गया है। कौन से, एक तो एस रैम होती है और एक होती है डी रैम। एस रैम क्या होती है, एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम जो होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, आप इतनी चिंता ना करें, हम ऐसे ही बता दिया सर ने। ठीक है, अब इसके बारे में फिर आगे बात करते हैं जो कि रोम के बारे में। रोम भी तीन प्रकार की होती है, एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, फिर होता है ईईपी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे हम ईपी रोम बोलते हैं। फिर आती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी जो कि तो ये जो होती है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल होती है। भाई इनका सीधा सीधा नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो मेमोरी है जो रीड ओनली मेमोरी है, रोम है, यानी कि सिर्फ इनमें से डाटा को पढ़ा जा सकता है, इस पर लिखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है। पी रोम जो होती है, पी रोम में सिर्फ डाटा को पढ़ा जा सकता है, इसमें एडिट कुछ नहीं किया जा सकता, यानी मिटाया नहीं जा सकता। वहीं अगर ईपी रोम की बात करें, ईपी रोम एक इरेजेबल मेमोरी होती है जिसमें हम इसको अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा इसमें से डाटा को डिलीट कर सकते हैं और नया डाटा को एंटर कर सकते हैं। और वहीं हम बात करें ईईपी रोम की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मेमोरी रीड ओनली मेमोरी होती है। इसे हम इससे क्या करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा से हम इसको क्या करते हैं, इरेजेबल कर देते हैं, यानी इसको खाली कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और इससे उसी तरह हम इसमें दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन पी रोम में ऐसा कुछ नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई थी तो मैंने इसको बारे में बता दिया, इसको डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह या वर्किंग स्टोरेज होता है। ये कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपयोग किए जा सकते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहण स्थान होता है जिसकी संख्या में निश्चित होती है। इन्हें मेमोरी लोकेशन कहते हैं। ये क्या होते हैं, 128 KB,
256 KB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB आदि होती है जो कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। जैसे प्रत्येक स्थान पर एक पता होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मेमोरी की लोकेशन का एक पता होता है, वह पता ही मेमोरी का एड्रेस कहलाता है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी या मुख्य मेमोरी और एक होती है आपकी द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में बात किया अपन ने, रैम रोम होता है। रैम रोम भी दो, रैम जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। वहीं अपन ने रोम के बारे में बात की तो रैम वो भी 3 प्रकार की होती है। उसमें होता है पी रोम, ई पी रोम, फिर इसके बाद ई पी रोम, ये होती हैं आपके पास। ये क्या हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी है। अब वहीं सेकेंडरी मेमोरी में बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में आपकी आती है फ्लॉपी आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है, पेन ड्राइव आ जाती है, सीडी आ जाती है, मैग्नेट टैब आ जाते हैं, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये संग्रहण इकाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर निर्देश डाटा को मुख्य मेमोरी से ही पढ़ता है। ये दो प्रकार की कार्य करती है भाई। प्रोसेसर जो होता है ना वो सेकेंडरी मेमोरी पर निर्भर नहीं रहता है, उसके अंदर प्राइमरी मेमोरी पहले से इंस्टॉल्ड आती है। उसी प्राइमरी मेमोरी में से डाटा को निर्देश, जो डाटा दिया जाता है उसी पर डाटा जाता है, उसी का निर्देश पढ़ता है वो। ठीक है, उसके बारे में है डाटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाना, ये प्राइमरी मेमोरी का काम होता है। क्या क्या काम करती है प्राइमरी, डेटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाना यानी सीपीयू तक पहुंचाना, माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेसिंग के पश्चात परिणामों को संग्रहित करना, प्राइमरी मेमोरी का काम होता है। जब कंप्यूटर में मेमोरी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ है प्राइमरी मेमोरी से यह 3 प्रकार की होती है। रीड ओनली मेमोरी है, इसको हम रैम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी कैश मेमोरी, नहीं रैम होती है जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। फिर आती है आपकी कैश मेमोरी जिसे कैश मेमोरी बोलते हैं। रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात करते हैं अब। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये कोई नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि इसके बारे में देखें, इसमें डाटा संग्रहित रहता है, इसमें ख़राब नहीं होता लाइट चले जाने के बाद भी। रीड ओनली मेमोरी में सूचना, देखते हैं यार बहुत, रीड ओनली मेमोरी में सूचना, एक सेकेंड, रीड ओनली मेमोरी में सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए ये मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। मैंने बताया कि भाई रीड ओनली मेमोरी है, सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ इसमें रीड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। एवं यह मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें से सूचना स्थायी रूप से संग्रहित होती रहती हैं। बिजली चले जाने पर सूचना नष्ट नहीं होती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है रैम, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम, एस रैम, डी रैम। ठीक है, अब वहीं अपन रोम के बारे में कर, जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है ना, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी, रोम होती है। तो रोम के बारे में देखिए, रोम जो होती है, रोम के अंदर तीन होती हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, ये होती हैं, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डाटा एक बार डाला जाता है और इसे बार बार पढ़ा जाता है, ये इसका काम है। पी रोम के बारे में बात करते हैं। पी रोम क्या होता है, पी रोम इस प्रकार की मेमोरी को प्रोग्राम स्टोर कहते हैं, करने के पश्चात मिटाया नहीं जा सकता। इसे एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है, यानी पी रोम में डेटा एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है, ये इसका कार्य है। ठीक है, ई पी रोम की बात करें, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है। इस मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करने के पश्चात बदला या हटाया जा सकता है। इस मेमोरी में प्रोग्राम हटाने के लिए परावैज्ञानिकरण यानी अल्ट्रावायलेट के रेसेस का उपयोग किया जाता है और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं। मैंने बताया, पहले ही बता दिया था कि ईपी रोम जो होती है जिसमें अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा डाटा को मिटा दिया जाता है और नए डाटा को उसमें इंस्टॉल कर लिया जाता है। वहीं ईईपी रोम के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता पड़ने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। ठीक है, वहीं अब बात करते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है, अर्थात विद्युत के न रहने पर भी इसमें सूचनाएं बनी रहती हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेंडेट किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रेसेस द्वारा इसे रीप्रोग्रामेबल किया जाता है। यह तकनीकी फ्लैश मेमोरी कार्ड में मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाती है, जिसमें सामान्य भंडारण व डाटा के स्थानांतरण का काम दो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उत्पादों में होता है, करते हैं।
इसकी कीमत काफ़ी कम होने के कारण इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। यह एक प्रकार की EEPROM मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी में एक बार में बड़े बड़े ब्लॉक को हटाया या कॉपी किया जा सकता है। EPROM जबकि EEPROM में एक एक बाइट करके ही मिटाया या प्रोग्राम किया जा सकता है। इस प्रकार फ्लैश मेमोरी में डाटा लिखने में कम समय लगता है। फ्लैश EEPROM की अपेक्षा सस्ती होती है। ऐसा अब जो अब हम बात कर रहे हैं, आपकी फ्लैश मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो इसके जो उदाहरण हैं, इसके जो उदाहरण है तो कौन से हैं आपके? पेन ड्राइव, डिजिटल के